है वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो सेकेंड ईयर में अपना चल रहा था डी ब्लॉक एलिमेंट की 3D सीरीज, ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है। मैंने कहा था तीनों को अपन क्या करेंगे, कंबाइनली पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को पढ़े, क्लियर ये वाली चीज़। BSc सेकेंड ईयर, ठीक है। देखो उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पहले ही बता दी थी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जैसे बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था। नॉर्मली जो उनका क्या अपन कैरेक्टर होते हैं, मेटलिक होते हैं, अणुचुम्बकीय की प्रकृति रखते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, मिश्र धातुएं बनाते हैं, ये सब अपन ने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में देखो मैंने आप लोगों को उनके परमाणु और आयनिक ऊर्जाएं आप लोगों को बताया था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को उनकी डेंसिटी के बारे में बताया था कि डेंसिटी किस तरीके से प्रभावित होती है डी ब्लॉक एलिमेंटों की, या बोले तो 3D 4D और 5D सीरीज के एलिमेंटों की, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या बताई थी आप लोगों को कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली क्या शो करते हैं, लगभग समान साइज शो करते हैं। और ये चीज़ अपन कैसे पढ़ते हैं, नॉर्मली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे, ये वाली बात है, ठीक है। जनरली क्या है कि अभी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नेक्स्ट यूनिट है, तो उसमें अपन इस चीज़ को देखेंगे और उसमें भी ये वाली चीज़ भी पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट किस तरीके से प्रभावित होते हैं, या उनका आकार या साइज, एटॉमिक आयनिक रेडियस किस तरीके से प्रभावित होती है, वो सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चल रही थी, उसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। देखो 3 प्रॉपर्टी हो गई थी, चौथी प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। सीधी सीधी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। देखो इसकी परिभाषा लिखूँ मैं यहाँ पे, गैसियस एटम के क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि M कोई मेटल है ना, मतलब कोई भी एलिमेंट, किसी सब भी एलिमेंटों की बात करेंगे, मैंने कहा ना मोस्ट ऑफ मेटल है, तो इसको मैंने M से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब इसको एनर्जी दी, ठीक है, एनर्जी दी, ठीक है। और वो एनर्जी किस रूप में दी अपन ने, IE का मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये बना लिया M+ आयन। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या कहलाती है, बोल तो M से M+ आयन बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मुझे एक बात, तो अपन किसी आयन की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे या इसी मेटल की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, तो बताओ वो हमेशा एक पॉजिटिव, बोले तो धनात्मक मेटल आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी, क्लियर। क्या कभी भी द्वितीय आयनाइजेशन एनर्जी इसको नहीं दी जाती है, पहले इसको दी, कन्वर्ट हो गया ये M+ में, और M+ से अगर अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको अपन को सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। या मैं अपने दूसरे शब्दों में कहूँ तो कि किसी भी
स्पीसीज की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मान हमेशा m प्लस स्पीसीज में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान होता है। ठीक है, सपोज करो कि मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, इस रिएक्शन को, कि मुझे इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो भी मैं इसे क्या दूंगी, IE एनर्जी दूंगी। और ये IE एनर्जी इस एनर्जी के मान के बराबर नहीं होती है, तो इन्हें सेपरेट करने के लिए मैं लिख दूँ यहाँ पे IE1 और ये लिख दो IE2। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या लिखूँ, m प्लस प्लस, एक इलेक्ट्रॉन वापस से खोया ना। ठीक है, अब देखो जनरली क्या होता है, यहाँ पे क्या है, IE फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, IE2 क्या है यहाँ पे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और एक और चीज़ क्या ध्यान रखोगे, हमेशा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मान फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कोई एक्सेप्शनल केस है तो उसकी बात अलग है, बाकी तो एक नॉर्मल अगर अपन पढ़े तो हमेशा आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होता है। बात मेरी समझ में आई क्या? ठीक है, देखो ये तो नॉर्मल सी बात हुई। ठीक है, अब देखो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, इसमें अपने को पढ़ना क्या है वो चीज़ देखो। अपन ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। ठीक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, कॉपर का पढ़ा था, ठीक है, जिंक का पढ़ा था, कैडमियम, मरकरी, मतलब जो भी है। देखो एक तो अपन ने पढ़ा था क्रोमियम और उसके नीचे आने वाले एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एक कॉपर और उसके नीचे आने वाले एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे एक बात बताओ, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, n-1d5 NS1। ठीक है, इसका तो था ये, है ना, इस ग्रुप का तो, और इस ग्रुप का क्या था, n-1d10 NS1। ये किसके लिए था, ये इसके लिए था। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, तो क्रोमियम और उसके नीचे बोलते उसी ग्रुप के, क्रोमियम वाले ग्रुप के जो 3 एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। क्लियर ये वाली बात? इसके 3 ग्रुप के एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। क्लियर? ठीक है, तो देखो इसमें पहली चीज़, पहला पॉइंट देखना, ये एक्सेप्शनल केस में। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन ने इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सुनना, देखो जैसे कोई मेटल है ना, मेटल जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1d10 n-1d10 NS1। ठीक है, अब देखो इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी दूंगी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आप लोग ये कहो कि ये तो स्टेबल होती है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? तो एक बात जनरली क्या होता है कि अगर किसी भी स्पीसीज को कंपाउंड बनाने हैं, ठीक है, किसी भी स्पीसीज को अगर कंपाउंड बनाना है तो मुझे एक बात बताओ, रासायनिक अभिक्रिया में से भाग लेना पड़ेगा। और रासायनिक अभिक्रिया में अगर भाग ले तो बताओ या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। इनऑर्गेनिक रिएक्शन तो ऐसे ही होएगी। ठीक है, तो ये अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जितने भी है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या बनाएगा, M प्लस आयन बनाएगा। क्लियर ये वाली चीज़, M प्लस आयन बनाए। अब देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मुझे एक बात बताओ, ये आउटर मोस्ट सेल, अभी परिभाषा अपन ने ये पढ़ी कि आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इधर देखो, बताओ सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल तो यही है ना, कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये n-1d सेल हुई और ये क्या हुई, इसकी NS सेल हुई, तो इसी में से तो निकलेगा। क्लियर? क्या आउटर मोस्ट सेल है, इसमें से निकला। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मुझे एक बात बताओ, इसका ये बच गया क्या? क्लियर? ठीक है, ये नॉर्मली क्लियर। ठीक, अब देखो इस ग्रुप से पहले, ठीक है, इस ग्रुप से पहले इसका देखना, और नीचे वाले का एक और बता देती हूँ, देख लो, ये M है। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1d10, सॉरी इसका 5 है ना, इसका भी 5 करूँ यहाँ पे, NS1। ठीक है, ये वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं इस स्पीसीज में से, तो भी देखो IE ये एनर्जी दी, M प्लस बना, तो n-1d10
NS0, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। क्लियर कि ये वाली बात है, ठीक है। इधर देखना, देखो इससे पहले क्या है, ये जैसे क्रोमियम है, वेनेडियम, क्रोमियम और ये मैग्नीज, ठीक है। इसके लिए बात करूँगी निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। ऐसे है ना ये निकल, कॉपर और जिंक। और इसकी बात करूँ तो वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखना, आप लोग ये जो मैं इनके लिए बोल रही हूँ, मैं स्पेशली कॉपर और क्रोमियम के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोगों की जो भी प्लेटिनम, पैलेडियम है या इसके नीचे जो भी आते हैं कॉपर के नीचे उसके साइड वाले, ठीक है। चलो एक बार मैं लिख ही देती हूँ उन चीज़ों को। तो देखो उन सब के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखोगे जो मैं यहाँ पे बताऊँगी। आप लोग ये चीज़ भी जानते हो ना कि हाफ फिल्डेड, फुली फिल्डेड और वेकेंट, हाफ फिल्डेड, फुली फिल्डेड और वेकेंट ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि ये चीज़ भी होती है ना कि कोई भी स्पीसीज अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, ठीक है, रिएक्शन तभी तो करता है जब वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लें, ठीक है। देखो प्लेटिनम, CuPt, प्लेटिनम पैलेडियम, और यहाँ Hg, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या है, चेक कर लो एक बार। तो जनरली देखो क्या करेंगे इसके लिए, देखो इधर जैसे ये निकल, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। इससे पहले वाले ग्रुप की अपन बात करते हैं, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है। इस ग्रुप की बात करेंगे तो देखो सब में क्या है, एक तो हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, ठीक है। और क्या पाया जाता है, देखो एक तो हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, ठीक है। और एक क्या पाया जाता है, फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। क्लियर, ठीक। देखो पहले इसको देखते हैं, बाद में इसको देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, इसके नीचे क्या आएगा, टंगस्टन आएगा, ठीक है। ये वाली चीज़, ये क्लियर क्या बात है, ठीक। इस वाले ग्रुप की अपन बात करेंगे और इस वाले ग्रुप की बात करेंगे, Ag, Au, ठीक है। ऐसे होता है ना ये, ठीक है। अब देखो क्रोमियम वाले ग्रुप को देखना है और किसको देखना है, कॉपर वाले ग्रुप को देखना है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और इस क्रोमियम वाला क्या देखेंगे, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, नायोबियम और ये जो है टेक्नीशियम, रीनियम, ठीक है। ये मैग्नीज वाले टेक्नीशियम और रीनियम मैग्नीज वाले ये जो होते हैं, ठीक है, ये इन ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इन वाले एलिमेंटों की। तो देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है, N-1d 5NS1। अगर इस वाले ग्रुप को देखना है अपने को, ठीक है, इसकी बात करें तो क्या होता है, N-1d 10NS1, ये होता है। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो मैंने कहा इनके आउटरमोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये वाला स्टेबल, ये, या इसको मैं लिख दूँ मोस्ट स्टेबल, ठीक है। और इसको भी मैं लिख दूँ मोस्ट स्टेबल, ठीक है। मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। क्लियर ये वाली बात है। देखो क्या होता है, नॉर्मली अपन ये बोले कि डी ब्लॉक एलिमेंटों के लिए क्या होता है कि जो इनका साइज होता है, डी ब्लॉक एलिमेंटों का साइज, वो मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट है ना। जब अपन क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट, जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, कम साइज वाले से अपन इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते, तो उसकी जो IE का मान क्या है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। होना ये चाहिए ना, नॉर्मल नियम यही है ना कि साइज अगर कम होता जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, सॉरी,
बढ़ता जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा छोटा आकार होएगा उसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी आई का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसकी बात करें, मुझे एक बात बताओ, क्रोमियम मतलब इसका, इस वाले ग्रुप का, क्रोमियम वाले ग्रुप का जो आयनाइजेशन एनर्जी है, क्लियर ये वाली चीज़, आयनाइजेशन एनर्जी का मान, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मान तो रूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। लेकिन ठीक है, लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें देखो, उसमें भी क्या होना चाहिए इसका मान, ठीक है, इधर देखो इसका मान बहुत कम होता है, इसका भी कम होता है, टेक्नीशियम वाले का भी क्या होता है, मैग्नीज वाले का भी कम होता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मान। लेकिन क्रोमियम वाले जो वर्ग है, ठीक है, क्रोमियम वाले के वर्ग का इससे कम होना चाहिए था ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, मतलब इसका बढ़ना चाहिए और इसका कम होना चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या होता है, क्रोमियम वाले का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नॉर्मली स्टेटमेंट, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन गया कि क्रोमियम और उसके संगत वर्ग, इसका मतलब इनका और इनका, ठीक है, उसके संगत वर्ग के तत्वों की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मान, ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मान अपने पड़ोसी, अपने पड़ोसी वर्ग के तत्वों की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत अधिक होता है। ठीक है, और ये अधिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद क्रोमियम वाले वर्ग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद में क्रोमियम वाले वर्ग में हाफ फिल्डेड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ठीक है, मैं लिखूं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद जो M+ आयन बनता है, जो M+ आयन बनता है उसका, जो M+ आयन बनता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1d5NS0। अब मैं सब की बात कर रही हूँ, अगर क्रोमियम की बात करती तो क्या लिखती, 3d5 4s0 लिखती, मैं पूरी की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने ये वाली चीज़ लिखी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, N-1d5NS0 हो जाता है, जो कि एक मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, इसी प्रकार कॉपर और उसके संगत वर्ग के तत्वों की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मान अपने पड़ोसी तत्वों की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन
त्यागने के पश्चात एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात जो पॉजिटिव आयन बनता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d10ns 0 होता है, अर्थात फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। ठीक है, फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। ठीक है, अतः सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मान अधिक होता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या आप लोगों को? क्लियर ये वाली चीज़? ठीक है, और एक नॉर्मल अपन क्या पढ़ते हैं कि जिसका साइज कम होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, जो पढ़ने वाली चीज़ है वो ये वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप लोगों को ये पूछ रहे कि नॉर्मली क्या होती है कि जैसे ये इतने ही कोई भी मेटल है, आपसे कहे कोई भी मेटल ही इतने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, जबकि इसके साथ वाले एलिमेंट तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इतने तक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये चीज़ पूछे कि इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इतने क्यों नहीं करता है, या फिर इतनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, इतनी नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, तो आप लोग इसके लिए क्या कारण बताओगे? सबसे पहले तो आप लोग उसके क्या चेक करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो क्या आ जाए? 0। ठीक है, 0 का मतलब क्या है? देखो इधर, देखना जरा, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाए? n-1d 0 ns 0, पहला पॉइंट। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाए? n-1d 5 ns 0। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाए? n-1d 5 ns 1, या तो आ जाए n-1d 10 ns 0, या तो आ जाए n-1d 10 ns 1। अगर इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, समझना देखो, अगर इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो नॉर्मली क्या बोलोगे आप लोग कि ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। क्या होते हैं ये? मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर ये होंगे तो इस अवस्था में वो क्या करेगा? इसी अवस्था में रहेगा। कहने का मतलब अगर 1 या 2 या 3 या 4 5 कितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इनमें से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, नियर बाय आता है, समझ रहे हो मेरी बात, तो वो मोस्ट स्टेबल स्पीसीज होती है, वो उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले आप लोग इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें क्या चेक करोगे आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है? इसका आंसर लिखना है कि इस कारण से ये इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और ये कौन बताएगा आप लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को क्या देख लेना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना है उसका। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया और ये स्टेबल आ गया तो नॉर्मली आप लोग बता सकते हो कि ये क्या है, नॉर्मली क्या है, इस तरीके से ये पाया जाएगा, ये इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा? ये इतनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करेगा या इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, देखो रेडॉक्स पोटेंशियल, अपचयन विभव।
देखो इधर, देखो इसके रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीज़ें आप सब लोग कहाँ पे पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। आप लोगों को एक बात बता देती हूँ फिर भी। देखो मेटलों का करैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन देने का, ठीक है। वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, देखो आप लोग नॉर्मली देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ते हो, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हो, ठीक है। आप लोग और क्या पढ़ते हो, रिडक्शन पढ़ते हो और ऑक्सीडेशन पढ़ते हो, ठीक है। देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, ठीक है। कोई भी स्पीसीज रिडक्शन करता है, अपचयन करता है, तो क्या कहेंगे अपन, जब कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे, दूसरी भाषा में बोले तो कोई भी स्पीसीज अगर पॉजिटिव चार्ज ले तो क्या कहलाता है, वो रिडक्शन कहलाता है। क्लियर? क्या जो स्पीसीज अपना रिडक्शन करती, सॉरी क्या रिडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, क्लियर ये वाली चीज़, नॉर्मली जो पॉजिटिव चार्ज लेती है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, और सामने वाले का अगर ऑक्सीडेशन करें तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। क्लियर? क्या ये वाली बात है। तो मुझे एक बात बताओ, मोस्ट ऑफ तो इसमें क्या होती है, मेटल्स होती हैं, क्लियर ये चीज़। और मेटल्स नॉर्मली क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देने की नेचर शो करती है, और इलेक्ट्रॉन देने की नेचर का मतलब क्या है, ये क्या करती हैं, अपनी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। और कोई भी स्पीसीज जब इस तरीके का व्यवहार करता है और जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। और अगर अपन इस चीज़ में ऑक्सीडेशन को इंक्लूड करें तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। दोनों का मान सेम होता है, बस मैग्नीट्यूड अलग होता है, मतलब अगर एक का प्लस होगा तो एक का क्या होगा, माइनस होएगा। आप लोग ये बात ध्यान में रखोगे। अब जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है। मतलब अपन ऐसे नहीं कह सकते रटके कि हाँ इसका ये हो जाएगा, वैसा नहीं निकाला जाता, या पहले से ऐसा कोई प्री प्लान्ड है कि पहले दे दिए थे इतना होगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए अपने को एक सेल जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। और सेल जनरेट करने के बाद में 2 इलेक्ट्रोड लगाने पड़ते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड का पहले से अपने को क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँ रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। देखो रेडॉक्स पोटेंशियल में अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो देखो जैसे मैं कोई इलेक्ट्रोड ले लूँ, क्या आप यहाँ पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी नॉर्मली मैं रफली बना रही हूँ ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये सॉल्यूशन लिया एसिड का, ठीक है, ये वाली चीज़ ली और यहाँ पे लिया ये और ये लिया, देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है ये, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं अपन HCl सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं,
और जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको इलेक्ट्रोड के रूप में ले लें, ठीक है, तो दूसरे का निकाल सकते हैं ना अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है मेटलिक इलेक्ट्रोड होता है, और ये क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन। कौन से मेटल आयन? जिनका अपन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वही, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, जैसे अभी ये एनोड के रूप में कार्य करा, वो कैथोड के रूप में कार्य करा, तो यहाँ से ये M जो सॉलिड है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा M++ इलेक्ट्रॉन देकर, ये किस में सॉल्यूशन स्टेट में, मतलब एक्वस स्टेट में, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो H+ आयन एक्वस स्टेट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है। क्लियर। यहाँ पे देखो ये H2 गैस, अगर मैं 2 ले लूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ये H2 गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्लियर। ये वाली चीज़ ये किसकी तरह व्यवहार करता है, कैथोड की तरह व्यवहार करता है, और इस पर क्या होता है रिडक्शन होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन होता है। और ये किसकी तरह व्यवहार करता है, एनोड की तरह व्यवहार करता है, और इस पर नॉर्मली क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को भी बताई थी, वो वाली चीज़ है। क्लियर। ये वाली चीज़ इधर देखो, रिडक्शन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा, उससे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मान कम होता है। स्टार्टिंग में मैंने उल्टा बोल दिया था शायद, ठीक है। इधर देखो, जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करे वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। जो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, और सामने वाले का अगर रिडक्शन करते हैं तो। क्लियर। क्या ये वाली बात उस पर भी फिट होती है, मतलब जैसा नाम वैसे क्रिया वो दूसरे पर शो करती है। अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो दूसरे का, सामने वाले का रिडक्शन करेंगे, खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। आप देखो इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। और आप लोगों की इसमें भी चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसमें भी पढ़ोगे। देखो इधर जैसे मैं बोलूँ इलेक्ट्रोड बोले तो ई से निकालूँ इसका, तो क्या होएगा वो ई कैथोड माइनस ई एनोड। बात क्लियर। क्या वैसे तो दोनों का एडिशन होता है, लेकिन मैंने कहा ना अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपोजिट साइन मैग्नीट्यूड अपोजिट हो जाता है, इसलिए माइनस का साइन इंक्लूड करते हैं। क्लियर। क्या ये वाली चीज़, अगर ई सेल का मान, ठीक है, अगर इस ई सेल ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई सेल का मान अगर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो क्या होएगी, अभिक्रिया प्रोसीड होएगी। और अगर ई सेल का मान नेगेटिव आ जाए तो देखो इसमें तो रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना, रिएक्शन होगी। और ऐसा आ जाए तो नो रिएक्शन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो इस रेडॉक्स पोटेंशियल में अपन कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, हाइड्रोजन गैस का निकलना, ठीक है। मतलब अगर इस पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या आ जाए, पॉजिटिव मान आ जाए, तो मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। और अपन ये तो पढ़ते हैं मेटल क्या करती है, एसिड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है, तो ये तो वो मेटल होती है। अगर इस सेल का मान नेगेटिव आएगा तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, पहली चीज़ है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, इसका पॉजिटिव मान कब आएगा, जब ई एनोड का मान क्या हो, नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जुड़कर ही तो पॉजिटिव होएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मेटल होती हैं, ठीक है, ये जो मेटल होती है इनके रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मान क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होनी चाहिए नहीं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव होने के कारण ये क्या करती हैं, आसानी से अपना एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं। बात क्लियर। क्या, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैंने ये कहा है इसके इलेक्ट्रोड बोले तो ई रिडक्शन के मान क्या होने चाहिए, इनके नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव होगा तो ये आसानी से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, डोनेट कर देगी। मुझे एक बात बताओ, ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इनका नेगेटिव है। क्लियर। ये वाली चीज़। अब अगर ये मैं कहूँ तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इनको मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इनको मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए,
ठीक है, क्लियर क्या ये वाली चीज़ मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक, अपन ये पॉइंट इनमें पढ़ते हैं क्योंकि इनके मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख दूं, किसी भी, ऐसे लिखती हूँ, यदि इस सेल के पोटेंशियल का मान नेगेटिव आता है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किंतु यदि इसके पोटेंशियल का मान पॉजिटिव आता है तो ये धातुएं एसिड से अभिक्रिया करके क्या देंगी, हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोगों को लिखनी है। मैंने क्या कहा, एसिड से अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी। और अगर यदि सेल के पोटेंशियल का मान नेगेटिव आता है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, और यदि इसके पोटेंशियल का मान पॉजिटिव आता है तो ये धातु एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। क्लियर, दैट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। क्लियर क्या, ठीक। अब इसका मतलब देखो, ये स्टेटमेंट जो लिखा है इसका समझाती हूँ आप लोगों को। पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लो, यहाँ से मैं मिटा रही हूँ। देखो इसकी परिभाषा क्या लिख दोगे, यदि किसी, जैसा मैंने बोला, ठीक है, यदि किसी सेल में किसी मेटलिक इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन के दौरान पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसे रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लो, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, यदि सेल की सभी कंडीशन स्टैंडर्ड ली जाए तो उत्पन्न पोटेंशियल
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। और उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे ए रिडक्शन नोट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, जिन मेटल के लिए ई रिडक्शन का मान नेगेटिव होता है वे बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, है ना? क्या होती हैं वो? बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। अतः आसानी से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करती है। क्या होता है? आसानी से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करती है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। बात क्लियर? ठीक है, ये तो थी देखो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की बात है। आसानी से रासायनिक अभिक्रिया करेगी और मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होंगे जिनके। ठीक है, देखो इधर पूरी पीरियोडिक टेबल में लिथियम के मानक अपचयन विभव का मान उच्च ऋणात्मक होता है। ठीक है, अतः ये सबसे प्रबल अपचायक कहलाता है या होता है, सबसे प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो मैंने ये कहा जिनके मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होंगे वो आसानी से रासायनिक अभिक्रिया प्रोसीड करेगी। इसका मतलब तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है 3D 4D और 5D सीरीज, उन्हें तो रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करनी चाहिए उनको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लियर? मैंने कहा ये आसानी से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न नहीं करती है। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या कारण है कि डी ब्लॉक तत्वों के या डी ब्लॉक मेटल्स के मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होने के बाद भी ये क्या करते हैं, आसानी से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न नहीं करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखूं मैं, नोट देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मान हाईली नेगेटिव होने के बाद भी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देती है या
रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं देती है। ठीक है, तो देखो क्योंकि का पहला रीज़न देखो, इसमें इसका क्या कारण है कि आसानी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं देती है, इलेक्ट्रॉन नहीं देती है। पहला कारण क्योंकि इनकी सतह, क्योंकि मेटल होती है और मेटल की सतह पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वातावरणीय ऑक्सीजन नमी का मतलब क्या है, H2 से अभिक्रिया कर ऑक्साइड का निर्माण करती है, जो उनकी सतह पर जमा होकर इनर्ट लेयर का निर्माण करते हैं। अतः ये आगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट देखो इधर, दूसरा पॉइंट क्या होएगा, इनकी जल योजन ऊर्जाओं के मान कम व आयनाइजेशन एनर्जी के मान अधिक होते हैं। ठीक है, इनकी जल योजन ऊर्जाओं के मान कम व आयनाइजेशन एनर्जी के मान क्या होते हैं, अधिक होते हैं। क्लियर। इस कारण क्या होता है, जल योजन ऊर्जा का मान अधिक व आयनाइजेशन एनर्जी के मान कम होते हैं। ठीक है, इस कारण ये इनकी जल योजन ऊर्जाओं के मान कम होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का मान देखो। इसको एक बार ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, मैं इसको एक बार देख के क्लियर करके बता दूंगी आप लोगों को कि ये है क्या अधिक कम का जो फिनोमिना है वो। ठीक है, बाकी तो यही होता है कि इन पे क्या होता है, अक्रिय ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसके कारण ये आगे क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले क्या होता है, मोस्ट ऑफ इनर्ट लेयर होती है जो इनको रासायनिक अभिक्रिया में आगे पार्टिसिपेट नहीं करने देती है, या इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने देती है। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि इनके मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होने के बाद भी ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और देखो एक और चीज़ मैंने आप लोगों को इससे पहले बताई थी, जो अपन आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे। ठीक है, मुझे लगता है शायद मैंने वहाँ पे कुछ गलती कर दी है, आप लोग उसको चेक कर लेना। आई थिंक देखो क्या होता है कि इनका अपन क्या पढ़ते हैं, इनको पीरियोडिक इनमें वो पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रुप में नहीं पढ़ते हैं। तो अपन ये पढ़ा था ना कि यहाँ वाले मेटल की साइज़ क्या होती है, कम होती है, और यहाँ वाले मेटल की साइज़ लगभग समान होती है, और यहाँ वाले मेटल की साइज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान इनकी कंपेरिजन में कम होगा, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान सबसे कम होगा। तो इसका मतलब ये होगा, जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं
तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम होता जाता है। आप लोग ये वाली चीज़ें लिखोगे। तो यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी यही होएगा कि इनकी जल योजन ऊर्जाओं के मान तो अधिक होते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी के मान कम होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल देखो मोस्ट ऑफ तो अपने जो कंपाउंड बने हुए हैं वो इधर वाले एलिमेंट के तो बने हुए हैं, आयरन निकल कॉपर जिंक इन्हीं के तो बने हुए हैं ना। तो यहाँ पे देखो दूसरा स्टेटमेंट में क्या लिखूँ यहाँ पे, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगी और आप लोगों से इस बात को कल और डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे, और दूसरा रीज़न यहाँ पे लिख दूँ क्योंकि इनकी जल योजन ऊर्जाओं के मान अधिक व आयनाइजेशन एनर्जी के मान कम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से ये बनता है, ठीक है। आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।